आज हम लोग 1857 ईस्वी की क्रांति से संबंधित कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो अगर क्या हुआ था, 1857 ईस्वी की क्रांति का तत्कालिक कारण जो था वो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। तो क्वेश्चन पूछा है चर्बी वाले कारतूस कब शामिल किया गया था। तो ये शामिल किया गया, तो ऑप्शन का है नवंबर 1856, दिसंबर 1856, जनवरी 1857 या फरवरी 1857। इसका सही जवाब हो जाएगा दिसंबर 1856 ईस्वी को चर्बी वाले कारतूस जिसका का प्रयोग किया गया था। और जनवरी में फिर अफवाह फैलता है जनवरी 1856 ईस्वी में कि इस चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है। तो उसके बाद फिर 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे इसका विरोध करते हैं। इसका थोड़ा डिटेल अगर हम देखना चाहें तो क्या हुआ था कि दिसंबर 1856 ईस्वी में पहले पुरानी बंदूक थी जिसका नाम था ब्राउन बेस, उसकी जगह पर न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कि क्या चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया जाता था। और इसके लिए प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता था? दमदम, अम्बाला, सियालकोट, ये सब में प्रशिक्षण दिया जाता था। तो मेन ये ध्यान देना है कब शामिल किया गया था, दिसंबर 1856 ईस्वी को चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया जाने लगा था। और जनवरी फिर 1857 यानी दिसंबर के बाद अगले महीने में ही अफवाह फैला और फिर धीरे धीरे विरोध सब जगह अफवाह फैलते गया और फाइनली 29 मार्च 1857 ईस्वी को कौन मंगल पांडे ने इसका विरोध कर दिया था। पहली बार ये हो गया क्वेश्चन नंबर। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा, 29 मार्च को देख लेते हैं। अगले एक चीज़ और कि 29 मार्च को मंगल पांडे ने विरोध किया और फिर 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को उसको फांसी दे दी गई थी। यानी ये दो डेट भी याद रख सकते हैं। 29 मार्च को मंगल पांडे कहाँ? बैरकपुर छावनी से। आगे चलते हैं। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोले तो 1857 ईस्वी की घटना और इसका तत्कालिक कारण पूछा है। तो क्या करा है यहाँ? ऑप्शन देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, ये भी एक कारण था। अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। तीसरा करा है सैनिक असंतोष, भारत का आर्थिक शोषण। तो कारण अगर कहेगा तो कारण तो चारों है, लेकिन यहाँ कह रहा है तात्कालिक कारण क्या है? तो तात्कालिक कारण जो था वो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग था। और चर्बी वाले कारतूस कहने का मतलब धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। तो यही इसका इसलिए तात्कालिक कारण में बी ऑप्शन होगा। या तो अगर है चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग तो आप उसको मार सकते हैं, या फिर कहे कि धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, तो इसलिए बी ऑप्शन होगा। बाकी ये सब भी अलग अलग कारण थे, लेकिन तत्कालिक कारण में चर्बी वाले कारतूस आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और कहता है कि मुख्य कारण। अगर मुख्य कारण कहेगा तो मुख्य कारण के तौर पे आप अंग्रेज़ों की जो घिनौनी नीतियाँ थी, जो अलग अलग सभी नीतियाँ थी, उसने क्या किया था, विद्रोह को एक मतलब विद्रोह का मुख्य कारण वही था। और ये तो बस चिंगारी का काम किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई थी? ये जो मंगल पांडे की घटना हुई थी ये बैरकपुर में हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बैरकपुर कहाँ है? ये बंगाल में है। कब हुई थी मंगल पांडे की घटना? 29 मार्च 1857 ईस्वी को। क्या हुआ था? मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया और साथ ही साथ मंगल पांडे की घटना ये बैरकपुर में थी। क्या डिटेल है? डिटेल देख लेते हैं। कहता है कि 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। और एक सैनिक जिसका नाम क्या था? मंगल पांडे, इसने अपने एजुडेंट पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी थी। अच्छा, ये एक और क्वेश्चन पूछता है कि मंगल पांडे किस छावनी से मतलब किस बटालियन से संबंधित है? तो उसका आता है 34वीं NI से संबंधित है, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन से। उसका क्वेश्चन भी आगे आएगा, ही देखते हैं। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? ऑप्शन कह रहा है बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली या उपयुक्त में से कोई नहीं थे। मंगल पांडे आएगा बैरकपुर। बैरकपुर कहाँ है? बंगाल में, ध्यान देना है। कब हुई थी घटना? 29 मार्च 1857 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, मंगल पांडे सिपाही था, अब बताइए कौन था? 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के, 49वीं नेटिव इन्फेंट्री के, 94वें नेटिव इन्फेंट्री के या 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के? इसका सही जवाब बी हो जाएगा, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और ये कहाँ था? बंगाल में। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? साहब ए आलम बहादुर का खिताब अगर बात करते हैं तो बहादुर शाह जफर, जो कि अंतिम मुगल बादशाह थे, अजीमुल्लाह, बेजिस कादिर, बख्त खान या हसन खान, किसको दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बख्त खान।
साहब आलम बहादुर की उपाधि किसको दिया गया था? बख्त खान। एक्चुअली हुआ क्या था, दिल्ली में अगर कहें तो दिल्ली में नेतृत्व किसने किया था? तो बहादुर शाह जफर ने सारे सैनिकों का नेतृत्व किया था। मंगल पांडे की घटना के बाद 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे की घटना हुई। उसके बाद 10 मई 1857 को मेरठ में घटना हुई और 11 मई को वो लोग दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली में बहादुर शाह जफर को नेता के तौर पे घोषित कर दिया था कि आप लोग ही सभी सैनिकों ने कि आप लोग नेतृत्व करें। लेकिन वो मतलब नाम मात्र के नेतृत्व कर रहे थे। ऐसे दिल्ली में मुख्य रूप से नेतृत्व करने का काम बहादुर शाह जफर के ही एक सलाहकार थे बख्त खान, ठीक है, उसने किया था। तो इसीलिए उन्होंने उसको क्या उपाधि दिया था? साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था किसको? बख्त खान को। ठीक है, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है विद्रोह में वास्तविक नेतृत्व किसने किया था? दिल्ली से बख्त खान ने किया था। इसीलिए बहादुर शाह ने उस बख्त खान को क्या कहा था? साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। क्वेश्चन नंबर 7, 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण क्या था? जन आक्रोश, सैनिक असंतोष, ईसाई मिशनरी का प्रबंध या ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियाँ? तो देखें तो कारण तो सब है, लेकिन कौन सा एक प्रमुख कारण कहेंगे तो सबसे बेटर हो जाएगा डी ऑप्शन, ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियाँ, क्योंकि ये सब ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियों के अंतर्गत ही आ जाएगा। सैनिक असंतोष हुए, क्यों हुए? क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियाँ ही ऐसी थी, वो भेदभाव करते थे, ऊंचे पदों पे सिर्फ ब्रिटिश सैनिकों को देते थे और साथ ही साथ जो भारतीय सैनिक थे उनको पेंशन भी कम देते थे, उनके साथ अच्छे से बर्ताव नहीं करते थे। जन आक्रोश उनकी अलग अलग नीतियों के चलते जन आक्रोश था। साथ ही जो ईसाई मिशनरियों का प्रबंध, ईसाई मिशनरी को जो यहाँ अपने धर्म प्रचार करने के लिए छूट दिया गया था, उससे भी भारतीय बहुत ही नाखुश थे। तो मिला जुला के हम कह सकते हैं कि अगर कहीं भी कहे कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था तो ब्रिटिश साम्राज्य की नीति बोले, और अगर कहे तत्कालिक कारण क्या था तो या तो बोले चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग, या फिर अगर ऑप्शन में रहे कि धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, तो वो हो जाए कि अंग्रेजों का भारतीयों के धर्म में जो हस्तक्षेप कर रहा था वो था तत्कालिक कारण। ओके, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो क्रांति का प्रारंभ सबसे पहले कहाँ से हुआ था? लखनऊ, झांसी, मेरठ या कानपुर? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मेरठ। मेरठ में कब हुआ था? 10 मई 1857 को। मंगल पांडे ने कब किया था? 29 मार्च 1857 को, और 8 अप्रैल 1857 को उसको फांसी दे दी गई थी। उसके बाद फिर विद्रोह कहाँ हुआ था? मेरठ में। मेरठ में देखिए कब हुआ था, क्या कह रहा है कि 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ था। यहाँ की 3री कैवलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूस को छूने से इनकार कर दिया और खुलेआम बगावत कर दी। तो ध्यान रखिएगा, मेरठ में जो हुआ था 10 मई को, वो कौन से सैनिक की टुकड़ी थी? तो 3री कैवलरी, 3री कैवलरी। ओके, आ जाते हैं अगला क्वेश्चन। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कट किया हुआ वाला रिपीटेड है, इसलिए उसको स्किप कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, 1857 की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी? कौन सी पहली घटना थी? कानपुर में विद्रोह और नाना साहेब का नेतृत्व संभालना, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, या फिर झांसी की रानी का विद्रोह? तो सबसे पहला इसके अनुसार से क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, यानी कि सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। अगर इससे भी पहले घटना का था तो मेरठ वाला आ जाता कि 10 मई को मेरठ में सैनिकों का विद्रोह, लेकिन वो चूँकि मेरठ वाला ऑप्शन में नहीं है इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, और उसके बाद में बाकी सब हुआ था। अब आ जाते हैं, अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले मेरठ के बाद दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में कब? 11 मई को। और फिर उसके बाद लखनऊ में विद्रोह कब हुआ? 30 मई 1857 को लखनऊ में हुआ। फिर कानपुर में हुआ था 5 जून 1857 को। फिर जून में ही झांसी में हुआ था विद्रोह। ओके, अब आ जाते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ देखिए डिटेल में भी दिया हुआ है कि सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। कानपुर में नाना साहेब ने 5 जून 1857 को विद्रोह किया था। नाना साहेब ने कब किया था? 5 जून 1857। नाना साहेब कहाँ से संबंधित थे? कानपुर से। बेगम हजरत महल की बात करते हैं तो ये अवध या लखनऊ से थी, और इसने विद्रोह का प्रारंभ कब किया था? 30 मई 1857 को। रानी लक्ष्मीबाई तो ये झांसी से थी, और इसने कब से? ये जून 1857 में विद्रोह का शुरुआत किया था, और शहीद कब हो गई थी? 17 जून 1857 को। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था?
कमल और रोटी, बाज, रुमाल या दो तलवारें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कमल और रोटी। ध्यान रखिएगा, संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी। क्वेश्चन नंबर 12, 1857 ईस्वी के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या कि सबसे पहले अंग्रेजों ने किस पे कब्जा किया था? झांसी, मेरठ, दिल्ली या कानपुर? तो सही जवाब हो जाएगा दिल्ली। क्या हुआ था कि अंग्रेज ने सबसे पहले दिल्ली में कब कब्जा कर लिया था? तो 20 सितंबर 1857 ईस्वी को दिल्ली पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार वापस पा लिया था। ऐसे दिल्ली पर 10 मई को मेरठ में हुआ था और 11 को दिल्ली पहुंच के 12 को पूरी तरीके से दिल्ली अपने कब्जे में बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में सैनिकों ने ले लिया था। लेकिन फिर वही 20 सितंबर को ही अंग्रेजों ने दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया था 3 महीने की घेराबंदी के पश्चात। अच्छा, दिल्ली में किसने कब्जे में लिया था? तो कैप्टन निकोलसन। अंग्रेज की तरफ से कौन था? निकोलसन। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है कि 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है? तो महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कौन सा है? तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, वाराणसी। और इनकी वाराणसी में एक जगह है गोलघर। देखिए डिटेल देख लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 ईस्वी को गोलघर में हुआ था, जो वर्तमान में कहाँ है? वाराणसी। यानी वाराणसी में एक स्थित जगह है गोलघर में, वहीं इनका जन्म हुआ था। और इनका मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। इनकी मृत्यु कब हुई है? तो 17 जून 1858 ईस्वी से। अच्छा, कौन से अंग्रेज थे जिसके साथ अंतिम युद्ध किया था? तो वो था कैप्टन ह्यूरोज। और उसी ह्यूरोज ने कहा था रानी लक्ष्मीबाई को कि यहाँ विद्रोहियों में सोई हुई महिला अकेली मर्द है। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 क्वेश्चन कर रहा है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह या बेजिस कादिर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बरेली से थे खान बहादुर खान, यानी ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो कहा भी जाता है बरेली का बहादुर, खान बहादुर खान। ओके, 14 नंबर। अच्छा, कुंवर सिंह कहाँ से थे? तो वीर कुंवर सिंह, जिनको 80 साल का जवान भी कहा जाता है, ये बिहार से। बिहार के वही कौन से जगह? तो जगदीशपुर के वो राजा थे। जगदीशपुर जो कि शाहाबाद या वर्तमान का भोजपुर जिला में आता है। भोजपुर कहो, आरा कहो, शाहाबाद कहो या फिर जगदीशपुर, ये सब जगह अगर आएगा तो वीर कुंवर सिंह को याद रखना। ओके, बेजिस कादिर। तो बेजिस कादिर बेगम हजरत महल का बेटा था। और ये मेन बेगम हजरत महल ने इसी को राज्य दिलाने के लिए युद्ध किया था, इस युद्ध में भाग लिया था। ओके, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन क्या कर रहा है? महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? जन्म तो हुआ था उनका वाराणसी के गोलघर में, लेकिन इनकी समाधि कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, ग्वालियर। इनकी मृत्यु हुई थी कब? 17 जून 1858 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी और ग्वालियर में इनकी समाधि थी। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था किसका? हीरोज का, अनिल का, गफ का या हैवलॉक का? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हीरोज का। क्वेश्चन नंबर ये देखिए, इसमें थोड़ा सा डिटेल दिया हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी। यानी रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम गंगाधर राव था और चूंकि उनका देहांत हो गया था तो इसीलिए और साथ ही उनको कोई पुत्र भी नहीं था। तो किसी उत्तराधिकार के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। तो डलहौजी ने व्यपगत के सिद्धांत के अंतर्गत झांसी को क्या किया? ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया था। कब विलय किया था? 1853 ईस्वी में। तो इसी के विरोध में रानी झांसी लक्ष्मीबाई जून 1857 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में कूद पड़ती है। और जो अंतिम लड़ाई होता है अंग्रेज जनरल ह्यूरोज था, जनरल ह्यूरोज, उससे लड़ते हुए 17 जून 1858 ईस्वी को वे वीर गति को प्राप्त हुई। और रानी की मृत्यु पर यही कैप्टन जो ह्यूरोज था, अंग्रेज था, उसने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। ये बात भी पूछा जाता है कि किसके लिए ये बात कही गई है? तो रानी लक्ष्मीबाई के लिए कही गई थी। किसने कहा था? तो कैप्टन ह्यूरोज, अंग्रेज कैप्टन जो था ह्यूरोज, उसने कहा था। 1857 ईस्वी का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो लखनऊ की बात करें या अवध की बात करें तो अवध और लखनऊ से कौन थे? बेगम अवध
और उनकी कौन था? बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। अच्छा, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, नाना साहेब कहाँ से थे? कानपुर से। तात्या टोपे, तो तात्या टोपे कानपुर से भी नाना साहेब का भी साथ दिया था और इन्होंने झांसी से भी रानी लक्ष्मीबाई का भी साथ दिया था, तो दोनों जगह से ये थे तात्या टोपे। अच्छा, तो ये 17 का सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। ओके, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेगम हजरत महल का बेटा बेजिस कादिर था और इसी को न्याय दिलाने के लिए, इसी को अपना राज दिलाने के लिए हजरत महल ने 30 मई 1857 ईस्वी को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रिपीटेड क्वेश्चन है तो इसको स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, लखनऊ में 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ तो फिर वही हो जाएगा बेगम हजरत महल, तो सी ऑप्शन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 ईस्वी के संग्राम का नेता था? इलाहाबाद में संग्राम का, इलाहाबाद में था मौलवी लियाकत अली, मौलवी लियाकत अली। अच्छा, ये अजीमुल्ला कौन थे? अजीमुल्ला नाना साहेब के सलाहकार थे, तो इनका नाम कानपुर से जुड़ता है। नाना साहेब कानपुर, तात्या टोपे तो ये कानपुर नाना साहेब के साथ भी थे, बाद में फिर झांसी से भी लड़े थे रानी लक्ष्मीबाई के साथ। अच्छा, 20 का तो डी हो जाएगा, क्योंकि कह रहा था इलाहाबाद से, तो इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली आ जाएंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। कह रहा है कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? बंगाल से, अवध से, बिहार से या राजस्थान से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, अवध से। यानी सबसे ज़्यादा सैनिक अवध से भाग लिए थे। ऐसा कहा जाता है कि बी ऑप्शन सही है कि 1857 ईस्वी के संघर्ष में सर्वाधिक संख्या अवध के सैनिकों की थी। वास्तव में उस समय अवध में शायद ही कोई ऐसा परिवार हो जिसका कोई सदस्य सेना में न रहा हो। केवल अवध से ही 75,000 सैनिक थे। इसीलिए 1857 के विद्रोह के बाद जब पुनः सैनिक भर्ती, सबसे पहले तो अवध से जो सैनिकों की संख्या थी उसको कम की गई और ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक कहाँ से लिए गए थे? फिर पंजाब से, मराठा से, ये सब से फिर लिया गया था, अवध से नहीं लिया गया था, यूपी बिहार ये सब से नहीं लिया गया था। नाना साहेब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो नाना साहेब का कमांडर इन चीफ अजीमुल्ला खां, बेजिस कादिर, तात्या टोपे या उक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तात्या टोपे। अजीमुल्ला खां नाना साहेब का सलाहकार था, लेकिन कमांडर इन चीफ कहे तो सही जवाब हो जाएगा सी, तात्या टोपे। और ऐसा कहा जाता है कि कानपुर से स्टार्ट हुआ था 5 जून 1857 ईस्वी को, पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई और तात्या टोपे को उन्होंने अपना कमांडर इन चीफ घोषित किया था। तात्या टोपे का एक अन्य नाम भी पूछता है कि क्या नाम था, तो तात्या टोपे का अन्य नाम रामचंद्र पांडुरंग था। और नाना साहेब को भी धोंधू पंत के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? धोंधू पंत के नाम से। अब आ जाते हैं 23 नंबर पे। कह रहा है अजीमुल्ला खां सलाहकार थे। अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? तो ये नाना साहेब के सलाहकार थे। क्वेश्चन नंबर 24, 1857 ईस्वी के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नाना साहेब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान या तात्या टोपे? तो सही जवाब हो जाएगा डी, कि तात्या टोपे को उसके मित्र ने धोखे से पकड़वा दिया था अंग्रेजों को। और मित्र कौन सा था? मित्र का नाम मान सिंह था। और उनको कहाँ से पकड़ा गया था? उनको पारो के जंगल से, जब वो सो रहे थे तब उनको पकड़ा गया था। अच्छा, तात्या टोपे का अन्य नाम पहले भी बताए थे, उसका अन्य नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। और तात्या टोपे को ही उसके मित्र मान सिंह ने धोखे से कहाँ से पकड़वाया था? पारो के जंगलों से, जहाँ वो विश्राम कर रहे थे उसी बीच सूचना दे दी थी और उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। ओके, करते हैं आगे जाते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है कि उनके एक विश्वसनीय मित्र मान सिंह ने उन्हें धोखा देकर उस समय पकड़वा दिया जब वे पारो के जंगलों में अपने कैंप में शयन कर रहे थे। यहाँ से उन्हें पकड़कर शिवपुरी लाया गया। तात्या टोपे की बात कर रहा है, शिवपुरी लाया गया और सैनिक अदालत में 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को फांसी दे दी गई। तो पूछता है कि किसको धोखे से उसके मित्र ने पकड़वाया था? तात्या टोपे ने। 1857 ईस्वी के निम्नलिखित क्रांति में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो बताइए क्या हो जाएगा सही जवाब? तो पता ही है कि ऑप्शन बी हो जाएगा। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। कुंवर सिंह को वीर कुंवर सिंह कहा जाता है या बिहार का शेर भी कहा जाता है। नाना साहेब का मूल नाम क्या था? धोंधू पंत।
मंगल पांडे ने विद्रोह कहाँ से स्टार्ट किया था? तो बैरकपुर। कहाँ है बैरकपुर? कहाँ है बैरकपुर? के सामने बंगाल में है। आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। कुंवर सिंह 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबद्ध थे? कुंवर सिंह का संबंध किससे था? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार। बिहार में भी वो कहाँ के राजा थे? तो जगदीशपुर के राजा थे। अगर जगदीशपुर के राजा, बाद में उन्होंने नेतृत्व कहाँ से किया था? भोजपुर, वर्तमान का भोजपुर या उस समय का शाहाबाद जाना जाता है, शाहाबाद। ठीक है, ये देखिए दिया हुआ है कि जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कौन थे? वीर कुंवर सिंह थे। और तत्कालीन शाहाबाद जिला था, वर्तमान में भी भोजपुर जिले के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन घुमा के कुछ भी दे, आपको ध्यान रखना है, शाहाबाद जिला कहे, भोजपुर जिला कहे, या जगदीशपुर जगह का नाम दे, या बिहार कहे, तो बिहार वीर कुंवर सिंह का ही नाम आएगा। उनको बिहार के सिंह के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, ये ऐसा नहीं था कि सिर्फ बिहार से ही लड़े थे, इन्होंने आगे चल करके बहुत जगह भी साथ दिया था। जैसे कहा था कि वह कानपुर पर संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहेब की मदद हेतु कालपी की ओर आगे बढ़े। वह विद्रोह की मसाल को रोहतास, मिर्ज़ापुर यूपी में है, रीवा कहाँ है? रीवा हमारा एमपी में है, बांदा एमपी में है, लखनऊ यूपी में है। तो ये सब गए थे, जहाँ उनका अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया। और अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने अपने गृह नगर, कहाँ? जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया था। यानी पूछे कि नाना साहेब का अंतिम युद्ध क्या हुआ था? तो जगदीशपुर में हुआ था। अच्छा, कौन थे? तो लिग्रांड था, कैप्टन लिग्रांड था, उसी के साथ अंतिम युद्ध हुआ था। अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? कैप्टन लिग्रांड, जिसके चलते 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को उनकी गोली लग जाती है। और चूंकि वो जहर वाला गोली था, इसलिए उन्होंने अपनी बाँह को काट दिया था। जिसके बाद अत्यधिक रक्तस्राव के चलते उनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को हो गई। और उनकी मृत्यु के बाद फिर उनके एक और उनके भाई भी थे, अमर सिंह, उन्होंने फिर इसको संघर्ष को आगे जारी रखा। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27 क्या कर रहा है कि कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? आरा, पटना, बेतिया, वाराणसी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सही जवाब हो जाएगा क्या इसमें? आरा हो जाएगा। वही भोजपुर में ही आता है, भोजपुर को ही कहते हैं। तो इसलिए देखिए, आरा कहे, भोजपुर कहे, शाहाबाद कहे, बिहार कहे, तो कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। 34 भी। अब आ जाते हैं 35 में। क्या कर रहा है? पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? हैदर अली खान, जुझार सिंह, राजपूत कुंवर सिंह, कुशल सिंह। ऐसे तो अगर पटना से पीर अली का नाम आता है, चूँकि लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन के अनुसार चले तो फिर कुंवर सिंह मान देते हैं। लेकिन पटना से कहता है तो पटना में पीर अली ने नेतृत्व किया। पीर अली कौन थे? एक पुस्तक विक्रेता थे। ठीक है, और बाद में जब पटना में पीर अली के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था, परंतु अंग्रेजों द्वारा इसके दमन के बाद विद्रोही जगदीशपुर आ गए थे और कुंवर सिंह ने इनका नेतृत्व किया था। और वहीं एक और नाम आता है हैदर अली खान और जियोधर सिंह का। तो ये दोनों ने कहाँ से नेतृत्व किया था? तो गया से। 1857 ईस्वी में कहाँ से नेतृत्व किया था विद्रोहियों का? तो गया से नेतृत्व किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? तो असम में नाम आता है दीवान मनी राम दत्त का। दीवान मनी राम दत्त, ऑप्शन ए। इसका थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं कि क्या हुआ था। असम में जो 1857 की क्रांति के समय वहाँ के दीवान मनी राम दत्त ने वहाँ के अंतिम राजा के पौत्र कंद पेशवर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत की थी, परंतु शीघ्र ही विद्रोह का दमन करके मनीराम को फांसी दे दी गई। यानी मनीराम दत्त क्या थे? असम के दीवान थे। वहाँ का राजा कौन था? कंद पेशवर सिंह, उसी को राजा घोषित करके खुद दीवान बने थे। और मुख्य रूप से कहो तो नेतृत्व मनीराम दत्त ने किया था विद्रोहियों का। ओके, क्वेश्चन नंबर 37। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी तक केंद्र था। कौन केंद्र था? तो यही सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन देखिए, रामपुर, धीरपुर, हमीरपुर या जगदीशपुर। तो सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, जगदीशपुर। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? 1857 ईस्वी में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? तो अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाले थे आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। क्वेश्चन नंबर 39।
कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। तो राजस्थान में केंद्र कौन सा नहीं था, अजमेर, जयपुर, नीमच या आउवा। तो सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, जयपुर। जयपुर उसका केंद्र नहीं था। 40 नंबर, निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी में अंग्रेजों से संघर्ष किया। अंग्रेजों से संघर्ष करने वाला कौन था 1857 ईस्वी में? चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसमें से कोई शहादत खान। सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, शहादत। चंद्रशेखर आजाद तो अभी 1947 के जस्ट पहले थे। राम प्रसाद बिस्मिल भी उसी टाइम थे। माखनलाल चतुर्वेदी तो ये एक कवि हैं। तो इसमें शहादत खान, वो भी शहादत खान कहाँ से नेतृत्व किया था? तो इंदौर से। मध्य प्रदेश में एक जगह है इंदौर, जो कि हमेशा स्वच्छता सर्वेक्षण में टॉप पे लगातार 7 बार से रहा है। वही इंदौर, वही से इंदौर से शहादत खान थे जिन्होंने नेतृत्व किया था 1857 ईस्वी के विद्रोह में। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? हाँ, तो कट्टर दुश्मन के तौर पे मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी अहमदुल्ला शाह को माना जाता है। इसका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, कट्टर दुश्मन माना जाता था। और उन्होंने एक, अच्छा, मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से लड़ रहे थे? तो फैजाबाद से नेतृत्व किया था। और ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा था कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि वह अदम्य साहस के, गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक है। ये किसकी बात हो रही है? मौलवी अहमदुल्ला, जो कि फैजाबाद से नेतृत्व किए थे। और इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने उस टाइम में 50,000 का इनाम रखा था। सोच सकते हैं अंग्रेजों के लिए कितना बड़ा सिरदर्द थे, मतलब कि मौलवी अहमदुल्ला थे। इसलिए इनको कहा जाता है अंग्रेजों का सबसे बड़ा शत्रु। 1857 ईस्वी के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने दिखा था? तो ये देखा था मिर्जा गालिब ने। ऐसे 2 नाम आता है 1857 के विद्रोह में, एक मिर्जा गालिब और एक आता है कार्ल मार्क्स। तो ध्यान रखिएगा, कार्ल मार्क्स का भी उस मतलब 1857 के विद्रोह के समकालीन थे। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ था? तो उनका मूल निवास आगरा था, यूपी का आगरा। इनका जन्म 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को आगरा में हुआ था और इनकी मृत्यु 15 फरवरी 1869 ईस्वी को दिल्ली में हुई थी। और आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 44। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 ईस्वी में किसने भाग नहीं लिया था? तात्या टोपी, ये तो भाग लिए थे, नाना साहब के साथ थे। रानी लक्ष्मीबाई थी, झांसी से थी। बहादुर शाह जफर, ये भी दिल्ली से थे और इनका साथ दिया था बख्त खान ने। ओके, और भगत सिंह 1947 से जस्ट पहले थे। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। 1857 ईस्वी के विद्रोह से निम्नांकित में कौन संबद्ध नहीं था? बेगम हजरत महल, ये कहाँ से थी? बेगम हजरत महल कहाँ से नेतृत्व की थी? अवध कहे या लखनऊ कहे तो उधम सिंह, तो ये नहीं हो जाएगा सी ऑप्शन। कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह कहाँ से? बिहार, जगदीशपुर। मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से? फैजाबाद को। अंग्रेजों का सबसे बड़ा दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 46, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेगम हजरत महल लखनऊ दे रहा है, कुंवर सिंह बिहार दे रहा है, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद। अच्छा, ये देखो, ये 3 नाम याद रखना, सहायता करने वालों में थे। ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद का निजाम, इंदौर का होलकर। अच्छा, क्वेश्चन भी वही आ गया। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो जब सर्वाधिक सहायता की बात करेगा तो ऑप्शन कर रहा है ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले या रामगढ़ के लोधी। तो सर्वाधिक सहायता सिंधिया ने किया था, ग्वालियर के सिंधिया ने। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे सहायता सभी ने किया था, हैदराबाद का निजाम ने भी किया था, इंदौर का होलकर ने भी किया था। अच्छा, इसमें एक बात भी कही गई है सिंधिया को लेकर के कि ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सालार जंग की राजभक्ति की बहुत सराहना की है। संकट के समय कैनिंग ने कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। ये इससे पता लगाया जा सकता है कि सिंधिया ने किस हद तक सहायता किया था। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग था, उसने क्या किया? विद्रोह
का विरोध किया था, समर्थन किया था, या उससे तटस्थता यानी दूरी बनाए रखी थी, या देशी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया था? तो सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, कि जो शिक्षित मध्यम वर्ग थे उन्होंने इस विद्रोह से अपनी दूरी बनाए रखी थी, अपनी तटस्थता, न तो सहायता किया न तो विरोध किया। ठीक है, और इसका क्या कारण था? इसका कारण ये था कि शिक्षित जो वर्ग था इंडिया में, उसको ऐसा लग रहा था कि अंग्रेज यहाँ आएंगे तो वो यहाँ आधुनिकीकरण करेंगे जिससे देश का विकास होगा, परंतु जल्द ही उनकी यह अवधारणा भी टूट गई। उनका यह गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण का यह काम पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे, जबकि जमींदार, पुराने शासक तथा दूसरे सामंतिक तत्वों के नेतृत्व में लड़ने और विद्रोही को देश को पिछले, मतलब मेनली मोटिव ये था कि अंग्रेज जो है वो हमारा आधुनिकीकरण करके देश का विकास करेंगे, बाकी जो यहाँ के जो जमींदार या शासन जो पुराने राजा है वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो शिक्षित मध्यम वर्ग था वो इससे दूरी बनाए हुए था। 48 नंबर कह रहा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया था? खेतीहर मजदूर, कृषक, साहूकार या जमींदार? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 और 3 सही है। अच्छा, किसने भाग नहीं लिया था? ये दोनों ने भाग लिया था, खेतीहर मजदूर और कृषक ने तो भाग लिया था, लेकिन साहूकार और जमींदार ने भाग नहीं लिया था, यानी 2 और 4, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, कि साहूकार और जमींदार ने इसमें भाग नहीं लिया था। ओके, अब आ जाते हैं, देखिए क्या कह रहा है कि उच्च तथा मध्यम वर्गों के इतिहास अधिकांश लोग विद्रोहियों के आलोचक थे। विद्रोह में शामिल अवध के बहुत से बड़े जमींदारों ने अंग्रेजों से यह आश्वासन पाकर कि उनकी जागीरें वापस दे दी जाएगी, विद्रोह से किनारा कर लिया था, जितने भी जमींदार थे। ओके, ग्रामीण जनता के हमलों का निशाना सूदखोर साहूकार थे, इसलिए जो साहूकार थे वो भी, चूंकि अब जनता भाग ले लेती थी, साहूकार ने भाग नहीं लिया था इसमें। ठीक है, आगे जाता है अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था? झांसी, जगदीशपुर, लखनऊ या चित्तौड़? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, चित्तौड़। बाकी तो झांसी से लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह, लखनऊ से बेगम हजरत महल थे। क्वेश्चन नंबर 50, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित था? बिहार में कह रहा है, तो दानापुर में सैनिक छावनी में विद्रोह हुआ था, आरा भोजपुर में विद्रोह हुआ था, पटना में भी पीर अली ने किया था, मुजफ्फरपुर में भी हुआ था, तो सिर्फ मुंगेर जो है वहाँ नहीं हुआ था। इसका सही जवाब हो जाएगा 5 नंबर सिर्फ, यानी बी, केवल 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 51, अच्छा गया से देखिए जियोधर सिंह ने भाग लिया था। अब यहाँ देखो मिलान करना है। बख्त खां, तो बख्त खां दिल्ली से था, बहादुर शाह जफर का साथ दे रहा था बख्त खां, तो दिल्ली हो जाएगा 4। उसके बाद मौलवी अहमदुल्ला कहाँ? फैजाबाद, यानी 1। उसके बाद वीर कुंवर सिंह आरा से, यानी 3। नाना साहेब कानपुर से 2, यानी 4 ऑप्शन में मिला लेते हैं, 1 का 4। उसके बाद मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, यानी 1 और 3 और 2, मतलब सी हो जाएगा सही जवाब। इसका ऑप्शन देखिए सी है सही। बख्त खां दिल्ली से, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, कुंवर सिंह आरा, नाना साहेब कानपुर। अब फिर मिलान करने वाला ही है। देखिए झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से कौन थी? तो बेगम हजरत महल, कानपुर से देखिए इसमें अजीमुल्ला खां का रहा है, और अजीमुल्ला खां नाना साहेब के सलाहकार थे। नाना साहेब नहीं दिया है, ऐसे नाना साहेब देता तो नाना साहेब को लगाते, लेकिन उनके सलाहकार का नाम दिया है, तो इसलिए कानपुर से अजीमुल्ला खां। फैजाबाद से तो कौन रह जाएगा? मौलवी अहमदुल्ला या अहमद शाह, जो कहो तो मौलवी अहमदुल्ला। ये देखिए नाना साहेब के सलाहकार थे अजीमुल्ला खां। इसका ऑप्शन ए सही जवाब है। ओके, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन कर रहा है, इसमें से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? सक्रिय भाग नाना साहेब कानपुर से थे, सक्रिय भाग लिया था बेगम हजरत महल लखनऊ से, सक्रिय भाग लिया था मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से, सक्रिय भाग लिया था, लेकिन एक कह रहा है बेगम जिन्नत महल दिल्ली से, इन्होंने सक्रिय भाग नहीं लिया था। ये कौन थी? तो बहादुर शाह जफर, जो मुगल बादशाह, अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह, उसकी वाइफ थी, तो ये अप्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था, प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। यहाँ देखिएगा कि जबकि बहादुर शाह जफर जो कि अंतिम मुगल बादशाह था, उसकी पत्नी बेगम जिन्नत महल ने अप्रत्यक्ष रूप से इस विद्रोह में भाग लिया था। बाकी तो सब प्रत्यक्ष रूप से नेतृत्व ही कर रहे थे, तो प्रत्यक्ष रूप से क्या, खुद ही नेतृत्व कर रहे थे।
अच्छा, क्रांतिकारियों के नाम और स्थान दिया हुआ है, तो नाना साहेब तो कानपुर हो जाएगा, हामिद अली खान, अच्छा मौलवी अहमदुल्ला तो ये हो जाएगा फैजाबाद, मनी राम दत्त तो ये हो जाएगा असम, तो बच गया ये हामिद अली खान, ये बख्त खान कहीं है तो दिल्ली हो जाएगा। ओके, आ जाते हैं अगला क्वेश्चन पे। अच्छा, ये पामस्टन, तो ये कहता है कि 1857 ईस्वी में ब्रिटेन का पीएम कौन था? पामस्टन, ध्यान रखिएगा, पामस्टन, पाम, पाम मतलब हथेली, पामस्टन, तो 1857 ईस्वी में वही था ब्रिटेन का पीएम जब यहाँ विद्रोह हुआ था। अच्छा, यहाँ पे उस टाइम में वायसराय कौन था? तो वो कैनिंग था। अच्छा, 59 क्वेश्चन पे आता है, 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर हैरसे था, उसका पूरा नाम था सर जॉन बेनेट हैरसे। जहाँ जो मंगल पांडे ने जो विद्रोह किया था 29 मार्च 1857 ईस्वी को, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे मंगल पांडे, उन्होंने जो विद्रोह किया था कहाँ? बैरकपुर में, तो उसका लेफ्टिनेंट जनरल कौन था? सर जॉन बेनेट हैरसे, हैरसे कहता है, बेनेट हैरसे। अच्छा, 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो उस टाइम में जो गवर्नर जनरल था, कौन था गवर्नर जनरल? कैनिंग, उस वही बनाएगा, और क्या। आपातकालीन मुख्यालय किसको बनाया गया था? इलाहाबाद को बनाया गया था, और बनाया था किसने? तो जो गवर्नर जनरल होगा, और कौन था? कैनिंग था, वही पहला वायसराय फिर बन जाता है। 60, अब आ जाते हैं 61 पे। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल, एटली, पामस्टन या ग्लेडस्टोन? अभी बताए थे कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टन था। अब आ जाते हैं ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामस्टन। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा था? सेंट लेगर, कर्नल वेलेस, लेफ्टिनेंट कर्नल डिप, तो इसमें से कोई नहीं आता है ये सब। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी? नहीं, हिंदू मुस्लिम की एकता देखने को मिली थी इस विद्रोह में। किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, यही सही जवाब है कि कोई फिक्स योजना नहीं था, संगठन भी कोई एक केंद्रीकृत संगठन नहीं था, सब छोटे छोटे तौर पे अलग अलग जगह कर रहे थे, तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा। अच्छा, आगे भी देख लेते हैं, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, ये भी तो ऐसे सही ही है, और जमींदारों की सहभागिता, ये भी हम कह सकते हैं, लेकिन मुख्य कारण असफल होने का ये था कि कोई केंद्रीयकृत योजना नहीं थी। ओके, इसमें क्या कहता है? किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी थी, सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था, उनमें अनुशासन की कमी थी, मेन वही रीजन था असफल होने का। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी, प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था, ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सुसज्जित तथा संगठित थे। सही बात है, ब्रिटिश जो सिपाही थे वो वेल ट्रेंड थे, अच्छे से सुसज्जित और संगठित भी थे, और उपयुक्त सभी, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 65, अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे, क्यों सफल रहे भाई राजपूत राज्यों में दबाने में? क्योंकि उसका मुख्य कारण ये था कि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था, या शिक्षित मध्यम वर्ग अंग्रेजों का समर्थन कर रहा था, या फिर छावनियों के सैनिक राजपुताना के बाहर के क्रांतिकारियों का नेतृत्व स्वीकारने को तैयार नहीं थे। ऐसा कुछ नहीं है, समाचार पत्र क्रांतिकारियों के सही उद्देश्यों को नहीं दर्शा पाए थे, नहीं। इसका सही जवाब ये हो जाएगा, जो स्थानीय शासक थे उन्होंने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। और बहुत सारे तो यहाँ ऐसे भी थे जो ब्रिटिश का साथ रहते, जैसे ग्वालियर का सिंधिया हो, इंदौर का होलकर हो, ये सब क्या ब्रिटिश का, या हैदराबाद का निजाम हो, खुलेआम ब्रिटिश का साथ दे रहा था। ये 65 नंबर हो गया। अब 66 का रहा है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? लखनऊ में किसकी किसकी मौत, लखनऊ में किसकी किसकी मौत हुई थी? ये देखो, निकलसन था, ये दिल्ली कब्जा किया था लेकिन बाद में घायल हो गया था और इसकी मौत हो गई थी, तो निकलसन की मौत दिल्ली में हुई थी। लेकिन बाकी जो है, नील कहो या हैवलॉक कहो या सर हेनरी लॉरेंस, ये तीनों लखनऊ में मारा गया था, वहीं घायल हुआ था, वहीं मारा गया था, यानी 2, 3, 4 ये तीनों सही है, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब उत्तर सी हो जाएगा। ओके, अब आ जाते हैं कथन और कारण। कहा है कि 1857 ईस्वी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा,
तो ये सही जवाब है, कथन सही है। कारण क्या कहा कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनके साथ देने में कतरा गए। ये बात भी है कि क्योंकि बस अवध और बिहार यूपी के वाले इलाके से मुख्य रूप से था, बाकी पूरे भारत से यानी सभी का जन सहयोग नहीं मिला था, तो इसीलिए वो असफल रहे। और साथ ही साथ बहुत सारे रियासत भी उनके साथ नहीं रहे थे। तो दोनों सही है, कथन और कारण, और सही इसका विश्लेषण भी कर रहा है, तो इसलिए ए सही जवाब हो जाएगा। सही स्पष्टीकरण भी देखिए ए उसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने कहा था? तो 1800 इसको षड्यंत्र कहा था ऑटम और टेलर ने। ऑटम और टेलर ने इसको क्या कहा था कि यह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था 1857 के विद्रोह को। ठीक है, और आगे भी बाकी ने क्या क्या कहा था, जैसे कि लॉरेंस और सेले ने इसको केवल सैनिक विद्रोह कहा था। उसने कहा था ये कोई स्वतंत्रता संग्राम नहीं, उसने कहा था कि ये एक सैनिक विद्रोह है। उसके बाद टी.आर. होम्स ने इसको क्या कहा था, बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध है। ये बर्बरता, अपने को सभ्य मानते थे ना, तो वही कह रहे थे बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध है ये, और कुछ नहीं है। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, हाँ ये स्वतंत्रता की पहली लड़ाई है, किसने कहा था? ये कहा था वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर ने इसको क्या कहा था, फर्स्ट वार फॉर इंडिपेंडेंस, 1857 को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था वी.डी. सावरकर। अच्छा, यहाँ एक एस.एन. सेन आता है, तो ये सरकारी इतिहासकार इनको माना जाता है, एस.एन. सेन को। सरकारी इतिहासकार कौन थे? एस.एन. सेन। 1857 ईस्वी के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम, सेम ही क्वेश्चन था, वी.डी. सावरकर आ जाएगा। सी ऑप्शन सही है। अब कह रहा है स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? हाँ, सरकारी इतिहासकार कौन था? आर.सी. मजूमदार, वी.डी. सावरकर, ताराचंद या फिर एस.एन. सेन। तो ये हो जाएगा एस.एन. सेन, जिसको कहते हैं सुरेंद्र नाथ सेन। ये सरकारी इतिहासकार थे 1857 ईस्वी के स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार। ओके, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, कौन सी? 1857। कब प्रकाशित हुई? 1957 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई। बुक का नाम था 1857, प्रकाशित हुई 1957 में। क्या बात है। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? भारतीय भाषा में लिखने वाला तो सैयद अहमद खां। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, सैयद अहमद खां। आते हैं दो चार कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, उसको भी खत्म ही कर देते हैं। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका है? हाँ, किसने कहा था कि यह न तो प्रथम है, न स्वतंत्रता है, न संग्राम है? ये कहा था आर.सी. मजूमदार ने। ध्यान रखिएगा, आर.सी. मजूमदार ने इसको न प्रथम, न राष्ट्रीय, न स्वतंत्रता संग्राम कहा था। उसके बाद फिर वी.डी. सावरकर ने इसको क्या कहा था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। एस.एन. सेन कौन थे? मतलब 4-5 कोई थे, ये जो लेखक या इतिहासकार हैं उसको याद रखना। एस.एन. सेन कौन थे? सरकारी इतिहासकार थे 1857 के, और उन्होंने एक बुक भी लिखा था 1857, जो कि प्रकाशित कभी थी 1957 ईस्वी में। ठीक है, आगे आ जाते हैं। आर.सी. मजूमदार ने इसको क्या कहा था? सिपाही म्यूटिनी, यानी सिपाही विद्रोह इसको कहा था। ओके, सिपाही विद्रोह। इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम। ये किसने कहा था? तो ये सेम ही था, आर.सी. मजूमदार। ओके, 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? कौन सी अवधारणा सही है कि भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया है? नहीं, भारतीय इतिहासकारों ने इसको स्वाधीनता संग्राम कहा, लेकिन ब्रिटिश इतिहासकारों, यहाँ कह रहा है ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता संग्राम कहा, नहीं, ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे भारतीय विरोध का। उल्टा हुआ, ब्रिटिश इतिहासकार वो क्या कहें, वो तो कहेगा ये विरोध है, और जबकि भारतीय इतिहासकार क्या कहते हैं? नहीं, ये स्वाधीनता संग्राम है। और सी ऑप्शन कह रहा है इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृत प्राय बना दिया। ये सही जवाब है, और ये कनिंग ने एक्सेप्ट भी किया था कि अगर थोड़ा सा और बाकी लोग भी आ जाते तो अंग्रेजों को इंडिया से भागना पड़ता। ओके, यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने हेतु की गई थी? नहीं, ये भी गलत है, नहीं, इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। सी देखिए सही जवाब है। 1 नवंबर
1858 को विक्टोरिया ने घोषणा किया था। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लाने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। और कहाँ किया था ये घोषणा? ये घोषणा इलाहाबाद में किया गया था। और किसने पत्र को पढ़ा था? तो उस टाइम के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, और उसी को फिर क्या बना दिया गया था? पहला वायसराय बना दिया गया था। साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया? कौन सा पूरा किया? रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी गई, या फिर देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी गई जाएगी, भारतीय और यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा? तो ये तो बिल्कुल नहीं, समान व्यवहार नहीं मिला। भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। नहीं, हस्तक्षेप हुआ अभी बाद में, फिर बहुत सारे हस्तक्षेप हुआ, ईसाई को प्रचार करने के लिए और बढ़ावा दिया है, बहुत सारी चीज़ें, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा क्या? ए ऑप्शन, रियासतों को हड़पने की नीति को समाप्त कर दी गई, ये पूरी समाप्त कर दी गई थी, फिर हड़पा नहीं जाएगा। लेकिन यथास्थिति बनाई जाएगी, ये नहीं, बाद में भी बहुत सारे को कुछ कुछ करके मिलाया। ठीक है, अच्छा देखो, 1 नवंबर 1858 ईस्वी को विक्टोरिया जो महारानी थी उसने घोषणा किया। कहाँ घोषणा किया? इलाहाबाद में हुए दरबार में घोषणा किया था, और लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित किया गया था, यानी लॉर्ड कैनिंग ने उस लेटर को पढ़ा था। और इस उद्घोषणा में क्या क्या बात कही गई? पहला बात कहा गया था कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक लगा दी जाए। उसके बाद लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तीसरा बात कहा गया कि एक समान कानूनी सुरक्षा सबको उपलब्ध कराई जाएगी। और भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग कर दिया गया कि अब हम किसी पे विजय नहीं करेंगे, किसी को विलय में नहीं करेंगे, अपने में नहीं मिलाएंगे। और सरकार ने राजाओं के गोद लेने की अनुमति जो थी, कि व्यपगत का जो सिद्धांत डलहौजी लाया था उसमें वही था कि आप गोद नहीं ले सकते हैं, और आपका जो, अगर आपका कोई बेटा नहीं है किसी राजा का, तो वो गोद नहीं ले सकता है, और उसकी पूरी राजपाट को सरकार अपने में मिला लेगी। तो उस चीज़ को भी अब परित्याग कर दिया गया, यानी अब अलाउ कर दिया गया कि आपके पास आप संतान नहीं है तो आप किसी को भी अपना राजपाट किसी को गोद लेकर के अपने किसी को भी उत्तराधिकारी बना सकते हो। तो इन क्वेश्चन के साथ आज हम 1857 ईस्वी की क्रांति को यहीं समाप्त करते हैं।